आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 11 समझाने जा रही हूँ। एक यात्रा यह भी। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। कवि का नाम है रामदरस मिश्र। कवि कौन है? लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। इनका जो जन्म है वह रामदरस जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई, यानी कि ये सब जो है उन्होंने काव्य की रचना की है और जो है उपन्यास पे अपनी रचना की है। मतलब आपके बहुचर्चित उपन्यास है। उपन्यास मतलब नोवेल। आप इनके जो उपन्यास है बहुत ही चर्चित है। जल टूटता हुआ और पानी के प्रचीर आपकी कविताओं के संग्रह हैं। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, ये सब जो है इनके कहानी संग्रह हैं। खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ, आम, ये सब जो है इनकी कहानी संग्रह है। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। इसमें इन्होंने एक कहानी, एक यात्रा, इसमें यानी ये यात्रा प्रवास है, यात्रा है। यह कहानी रिक्शा वाले से परिचित हो। एक यात्रा में लेखक जो है जाते हैं और उसमें उससे रिक्शा चालक से उनका सामना होता है और उसके साथ वो किस तरह से रहते हैं और वह इनको किस तरह से रखता है, इसके बारे में बताया गया। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। भीरू मतलब मैं यात्रा बहुत करता हूँ, मतलब इधर उधर मुझे जाना बहुत रहता है। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग का पाला पड़ेगा। बोले जब मैं यात्रा करता हूँ, यानी हम भी कहीं जाते हैं तो हमें ये डर बैठा रहता हमारे मन में कि न जाने कौन हमें रास्ते में मिलेगा। सबसे बड़ी असहजता से अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो रिक्शा से। बोले सबसे ज़्यादा तो हमें डर रहता है उन ऑटो रिक्शा वालों से जो हमें जगह का पता नहीं होता, इधर उधर घुमा कर, अगर दूरी कम है परंतु रिक्शे वाले इधर उधर घुमा कर हमें क्या करते हैं, ज़्यादा वसूल करते हैं भाड़ा। तो इससे मुझे ज़्यादा डर है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। लेखक कहते हैं कि मैं एक बार जो है ग्वालियर जाना पड़ा। क्यों ग्वालियर गए? एक डॉक्टर से मिलने के लिए। पत्नी साथ थी, इनके लेखक के साथ पत्नी भी थी, इसलिए अविश्वसनीय बनी हुई थी। अवस्थित मतलब कि ज़्यादा टेंशन, क्योंकि अकेले रहे तो आदमी कुछ भी कह सकता है और एक लेडीज़ के साथ अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो थोड़ी सोचना पड़ता है, और भी जहाँ हम जानते नहीं। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे। उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही, कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? इसकी यह जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण मालूम हुआ और मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल ली है। यानी कि वहाँ पर ऑटो वाला जो है वह अच्छे से बातें करता रहा और वहाँ हॉस्पिटल पहुंचकर उसने भाड़ा लिया और वहाँ पर खड़ा रहा। जैसे ही वहाँ पर ऑटो गया और वो जो है लेखक और उनकी पत्नी देखा तो दवाखाने का जगह बदल गया है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। ऑटो वाला इन लोगों का इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर के यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया था ना। मतलब कि पहले तो वहाँ स्टेशन से उस हॉस्पिटल के पास ले गया, फिर वहाँ पे नहीं मिला,
देखा तो फिर वो रिक्शा वाला जहाँ पर डॉक्टर थे उस पते पे ले गया। अतिरिक्त किराया मतलब कि इसे बावजूद भी किराया। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा कि वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि ऑटो वाला कुछ और है, यानी कि उनको ऐसा महसूस होने लगा कि डॉक्टर जो है मतलब ये रिक्शे वाला जो है वह कहीं ऐसा तो नहीं हमें ठगने उगने के लिए खड़ा है। यानी कि लेखक और उनकी पत्नी दोनों को शक डाउट होने लगा। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले जब तो वह वहीं पर खड़ा हुआ और ऐसा डर सा हो गया। यानी आप शहर में घूमते फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो रिक्शा वाले कहा, मेरा नाम मोहन है। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया और जो है उसने बहुत अच्छे ढंग से रखा। अब लेखक को और उनकी पत्नी को भी अब डर थोड़ा सा निकल गया। बाबूजी और बाबूजी और पत्नी को अम्मा, मतलब कि लेखक को जो है वह बाबूजी कहता था और लेखक की पत्नी को अम्मा कहता था, नाम से संबोधित करता रहा। घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। मतलब लेखक ने उस रिक्शे वाले मोहन को भी अपने होटल के अंदर बुलाया कि तुम चलो हम सब चाय मिलकर पीते हैं। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के बाद हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटा तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। मोहन कहाँ का था? मोहन रिक्शा वाला मोहन कहाँ का था? तो वह आगरा का था। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया मतलब जैसे रोने जैसा हो गया, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील हैं, मैं बीए पास हूँ, नौकरी खोज रहा था कि मतलब कि बीए पास है। मोहन जो है जो रिक्शा चला रहा है इस समय वह बीए पास है। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघियाई हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। मतलब कि वो लड़की भागते हुए आ रही थी और इतना मतलब वो हाँफ रही थी कि वह एकदम घिघियाई, मतलब एक जैसे कि एकदम मतलब खूब दया करना, रिक्वेस्ट करना कि मुझे बचा लो, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन पूछा, क्यों क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ, अधेड़ मतलब अधेड़ उम्र वाला, 45 अप जिसकी उम्र होती है उसके साथ, माँ बाप एक अधेड़ के साथ मेरा हाथ बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। लड़की बोलती है कि मेरे माता पिता जो है वह मेरे एक अधेड़ पुरुष से मेरा विवाह कर रहे हैं। भले मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी, लेकिन उसके साथ मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या कर सकता। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। फिर वो जो है हमेशा पुलिस जो थे वह सोचने लगे और एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, तुम्हारी शादी कहाँ हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया। तो थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है।
आखिर इसके लिए क्या किया जाए। थानेदार भी अच्छा इंसान निकला। वह बोला कि मतलब कि मैं इसकी मतलब कंप्लेंट लिख कर इसके माँ बाप को मैं थाने में बंद कर सकता, लेकिन फिर सोचता हूँ कि इस लड़की का क्या होगा। फिर एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में ही चिल्लाया। मतलब दरोगा जी पूछे, तुम्हारी शादी हुई? तो इसने कहा नहीं। किसने? मोहन ने। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा के मतलब एकदम असमंजस, कहाँ उसे बचा रहे हैं तो कहाँ अचानक शादी की बात हो गई तो आदमी जो है एकदम आकस्मिक मतलब एकदम स्तब्ध हो जाना। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृत सूचन सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती रही। बात तय हो चुकी है। फिर बोला कि लेकिन बाबूजी, मेरी शादी तो मेरी भाभी ने अपने बहन के साथ करना चाहती है और ये बातचीत हो चुकी है। फिर क्या होगा? बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। फिर मोहन बोलता है कि मतलब थानेदार से कि कोई न कोई मेरी भाभी की बहन से शादी तो कर ही लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं होगा। लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। बोले मेरी भाभी की जो बहन है उससे कोई न कोई शादी तो कर लेगा, लेकिन ये जो लड़की भाग कर आई है इससे इसकी ज़िंदगी जो है खतरे में है। इसलिए लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन फिर क्या? हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो वही बेच दी जाने के संकट है। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज़ होंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर ले लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। यह सब लेखक से बता रहा है मोहन रिक्शा वाला। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है मैं कथा सुन रहा हूँ। लेखक क्या कहते हैं कि मोहन, मैं इस बात पे वो नहीं करता, क्योंकि थानेदार ऐसे अच्छे इंसान हो ऐसा मैंने विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी हैं, मतलब एक कवि भी हैं, पोएट भी हैं। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ते हैं और इनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती हैं। कविता कौन लिखता है? वो दरोगा, थानेदार। और थानेदार की कविता जो सम्मेलन होता है, कवि सम्मेलन, उसमें पढ़ी जाती है और इनकी कविताओं में मानवीय संवेदन मिलता है। थानेदार की कविताओं में मानवीय संवेदन यानी कि मनुष्य के रिलेटेड होता है। हाँ, तब तो ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह है कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की और उनकी साली से मैंने शादी नहीं की और यह लड़की जो थी यह किसी और जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था, क्योंकि आगरा में सब लोग इनको पहचानते थे। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा होता है। अपनेपन मतलब कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोग हमें पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जब ऐसे अगर वो उस लड़की से जो उनकी जात की ना थी, अभी हमारे समाज में ये सब होता ही है कि बिना जात से अगर लड़की से शादी कर लो तो हमारे सामाजिकता का आक्षेप लग जाता है। बोले लेकिन एक दूसरी जगह अगर हम चले जाएंगे, जैसे कि ये ग्वालियर, आगरा से ग्वालियर चला आया था, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्धित बना रहे। हाँ, सही कह रहे हो, लेखक ने कहा, सही बात है। अपने मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं लोग हमें ताने से ही मार डालेंगे। और अच्छा किएगा आप चले। तो यहाँ तो कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत
बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने यह तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे संपूर्ण सम्मानपूर्ण लगा लिया। कहते हैं कि लोग तो कहते ही हैं, लेकिन जो है तुमने तो कर दिखाया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मतलब मैंने तो उसको एक बार संकट से उबारा, वो तो मुझे बार बार हेल्प करती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। यानी कि वो मोहन की छाप जो है लेखक और उनकी पत्नी के मतलब हृदय में बस गया। गाड़ी का समय हो गया था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। मैं उसे 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक मतलब होता है जो परिश्रम करके कमाया जाए। बोले, तुमने कमाया है, परिश्रम किया है, कोई मैं दान तुमको थोड़ी दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं। पैसा तो और लोगों से कमा लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, इससे इतना पराया न कीजिए। बोला कि मुझे इतना पराया न करो बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास ही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन में आ ही गया है। कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। लेखक का नाम उसमें जो प्रवास गए थे, सत्यकेतु ना उनका नाम था और उनकी पत्नी का नाम कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तो वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें वह निहारता रहा। यानी कि आजकल जो है ऐसा कभी मिलता नहीं है। उसे ऐसा लगा इन लोगों के मिलने के बाद कि जान पूरी दुनिया ही उसके साथ हो गई है। अब मैं यहाँ पर वो कर रही हूँ। अब वर्कबुक आप फिलअप कर लेना पेन से। अस्तु, प्रणाम।